फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि यूपी सुपरटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। रेड क्रॉस के प्रारंभिक नियमों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 7, बी 2, सी 4, डी 12। तो दोस्तों, रेड क्रॉस के प्रारंभिक नियमों की संख्या कितनी है? 7 है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो वो 7 मूलभूत जो प्रारंभिक नियम है वह कौन कौन से हैं? मानवता, निष्पक्ष, मानवता पहला है, दूसरा निष्पक्ष, तीसरा है स्वाभाविक, चौथा है स्वतंत्र, पांचवा है स्वैच्छिक सेवा, छठवां है एकता और सातवां है यथार्थता। ठीक, अगला क्वेश्चन, WM हैली किससे संबंधित हैं? तो WM हैली किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है NCC, बी है रेड क्रॉस, सी राष्ट्रीय सेवा योजना और डी है नेहरू युवा केंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। WM हैली रेड क्रॉस से संबंधित हैं। तो WM हैली अर्थात विलियम मैकुलम हैली सन 1920 से 1930 तक 1920 से 1930 तक यह चेयरमैन थी। किसके? रेड क्रॉस की चेयरमैन थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1916, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1918, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1920 और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1917। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना दोस्तों वर्ष 1920 में की गई। कब की गई? वर्ष 1920 में। तो दोस्तों, रेड क्रॉस सोसाइटी यह जो है एक स्वयं सहायता समूह है, अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप है और इसकी पूरे भारत में लगभग 700 से अधिक शाखाएं हैं। पूरे भारतवर्ष में 700 से अधिक शाखाएं हैं और रेड क्रॉस का जो प्रमुख मिशन है वह पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा एवं सहायता प्रदान करना। क्या है? पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा एवं सहायता प्रदान करना। ठीक है, और यह भारतीय प्रशासन अधिनियम की धारा 15 के तहत हुई थी। ठीक है, किसकी? इसकी स्थापना जो है भारतीय प्रशासन अधिनियम की धारा 15 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विद्यालय की बाहरी स्वच्छता से क्या आशय है? विद्यालय की बाहरी स्वच्छता से क्या आशय? ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय के बाहरी भाग स्वच्छ व साफ हो, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय भवन की देख रेख उचित तरीके से हो, ऑप्शन नंबर सी समय समय पर पुताई व पेंटिंग हो और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, विद्यालय की बाहरी स्वच्छता से तात्पर्य है विद्यालय आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरीके से स्वच्छ हो। ठीक, अगर विद्यालय स्वच्छ एवं साफ होगा तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे प्रेरित होकर स्वयं भी स्वच्छ एवं साफ सफाई पर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय के बाहरी भाग स्वच्छ व साफ हो, विद्यालय भवन की देखरेख उचित तरीके से हो और समय पर पुताई व पेंटिंग हो। ठीक है दोस्तों, तो आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो रोग जल, भोजन, वायु या रोगी के छूने से फैलते हैं कौन से रोग कहलाते हैं? जो रोग जल, भोजन, वायु या रोगी के छूने से फैलते हैं कौन से रोग कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विषाणुजन्य रोग, ऑप्शन नंबर बी है रोगाणुजन्य रोग, ऑप्शन नंबर सी है संक्रामक रोग और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, जो रोग जल, भोजन, वायु या रोगी के छूने से फैलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संक्रामक रोग कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए छुआछूत रोग। क्या कहते हैं? छुआछूत रोग। अगला क्वेश्चन, बालकों का विद्यालयी जीवन में कितनी बार विशेष स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है? बालकों का विद्यालय जीवन में कितनी बार विशेष स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए 5 बार, बी प्रतिवर्ष, सी 3 बार, डी 2 बार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा दोस्तों 3 बार। कितनी बार? 3 बार विद्यालय में प्रवेश के समय पहला, दूसरा प्राथमिक अथवा प्राथमिक यानी कि 5वीं कक्षा के अंत में और तीसरा है माध्यमिक स्तर के अंत में। ठीक, पहला कब? जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश दे रहा है तब, दूसरा कब होना चाहिए? जब 5वीं कक्षा के अंत में और तीसरा कब होना चाहिए? माध्यमिक स्तर के अंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यौन शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व किसे स्वीकार करना चाहिए?
यौन शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व किसे स्वीकार करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए परिवार, बी विद्यालय, सी समाज, डी सहपाठी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि यौन शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व किसे स्वीकार करना चाहिए, तो दोस्तों शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर काम प्रवृत्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक, या ध्यान दीजिएगा, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर काम प्रवृत्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अतः यह विद्यालय को चाहिए कि वह युवा छात्र छात्राओं को यौन शिक्षा प्रदान करे, ठीक है, क्योंकि यह विद्यालय का दायित्व है और विद्यालय को इसे भली भांति स्वीकार करना चाहिए। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्यालय। अगला क्वेश्चन, पोलियो की खुराक कितने वर्ष के बच्चों को पिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष से कम उम्र के, बी है 5 वर्ष से कम उम्र के, सी है 3 वर्ष से कम उम्र के और डी है 6 वर्ष से कम उम्र के। तो दोस्तों पोलियो की खुराक यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को समय समय पर निःशुल्क पिलाई जानी चाहिए, ठीक है, और निःशुल्क पिलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक। अगला क्वेश्चन, बाल रक्षा केंद्र का संचालन कौन करता है? तो बाल रक्षा केंद्र का संचालन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर बी नगर पालिका, ऑप्शन नंबर सी गैर सरकारी संगठन और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बाल रक्षा केंद्र का संचालन कौन करता है? इसमें बाल रक्षा केंद्र का संचालन दोस्तों केंद्र सरकार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाल रक्षा केंद्र का संचालन, ठीक है, केंद्र सरकार, नगर पालिका तथा अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार आपको दिया नहीं है, प्रदेश सरकार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कि नगर पालिका और अन्य समाज सेवी जो संस्थाएं हैं, ठीक है, यही इसका संचालन करती हैं। एक चीज और दोस्तों कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बाल रक्षा केंद्रों पर कितने वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है, तो दोस्तों बाल रक्षा केंद्रों पर 12 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यकता अनुसार उपचार भी होता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बाल रक्षा केंद्रों पर कितने वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है, तो 12 वर्ष तक के। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्थापित प्रमुख संस्था। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्थापित प्रमुख संस्था, ऑप्शन नंबर ए जिला अस्पताल, बी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डी बाल रक्षा केंद्र। तो दोस्तों विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्थापित प्रमुख संस्था जिला अस्पताल भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, बाल रक्षा केंद्र भी हैं और जो चलते फिरते स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो भी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी, ठीक। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? ए अनुवांशिक, बी मनोवैज्ञानिक कारक, सी अनुवांशिक कारक और डी उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक हैं, अनुवांशिक कारक भी हो सकते हैं, वह पारिवारिक कारक भी हो सकते हैं, विद्यालयी कारक भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकते हैं, सामाजिक कारक भी हो सकते हैं, पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन है, या तीनों इन सब में आ गया तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। लिख लीजिए कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले जो कारक हैं वह है आनुवांशिक कारक, पारिवारिक कारक, विद्यालयी कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक और पर्यावरणीय कारक, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विद्यालय बजट कितने प्रकार के होते हैं? विद्यालय बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों विद्यालय बजट कितने प्रकार के होते हैं? विद्यालय बजट ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो दोस्तों विद्यालय बजट 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, विद्यालय बजट 2 प्रकार के होते हैं, यही सही हो जाएगा। एक है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट और एक होता है दीर्घकालीन बजट। क्या होता है? एक होता है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया गया बजट और एक होता है दीर्घकालीन बजट, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर नंबर यहाँ 2 सही, ये ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम शिक्षण कौशल और
जीवन कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।